अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल का एपिसोड 76 यानी 76। आज से 3 साल पहले यानी 2019 को हुआ जनरल इलेक्शन आपको ज़रूर याद होगा। उस वक्त नोटबंदी, जीएसटी, प्राइवेटाइजेशन, मॉब लिंचिंग जैसे मेजर इश्यूज से घिरी बीजेपी को हराने के लिए थर्ड फ्रंट की ज़ोरों शोर से तैयारियां चली, लेकिन बीजेपी को हराया ना जा सका। भारत में जनरल इलेक्शन यानी आम इंतखाबात के लिए अभी 3 साल का अरसा बाकी है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, कई अहम मुद्दों को लेकर अपोजिशन की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कई महाजों पर यानी कई रियासतों में होने वाले इलेक्शन में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। बंगाल की मिसाल हमारे सामने है। और फिर बंगाल इलेक्शन में बीजेपी को मिली करारी हार ने अपोजिशन पार्टियों के लिए उम्मीद की किरण जगाई। ऐसे में जहां ममता बनर्जी थर्ड फ्रंट में पीएम की सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरी हैं, तो वहीं पेगासस, किसान आंदोलन और महंगाई जैसे मुद्दों के साथ पहले से ही मोदी सरकार पर हमलावर हुई अपोजिशन, खास तौर पे कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ अपनी सरगर्मियां बढ़ा चुकी है। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने दिल्ली का दौरा करते हुए न सिर्फ दीगर अपोजिशन लीडरों बल्कि पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर तफसील सामने तो नहीं आ सकी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मुलाकात के दौरान आइंदा इंतखाबात के लिए नए फार्मूले पर बातचीत की गई हो। वहीं ममता बनर्जी ने शिवसेना लीडर संजय राउत से भी मुलाकात की। इतना ही नहीं, कहीं न कहीं कांग्रेस से साइडलाइन कर दिए गए सीनियर कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा और कमलनाथ से भी ममता बनर्जी की मुलाकात हुई। खास बात तो ये है कि ये मुलाकात करीब 40 मिनटों तक चली। ये बात भी काबिल जिक्र है कि जिस वक्त आनंद शर्मा यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट थे, तब ममता बनर्जी बंगाल में यूथ कांग्रेस की रियासती सदर थी। ऐसे में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अपने पुराने रिश्तों को पानी देना शुरू कर दिया है। जिस तरह वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद बीजेपी का पांसा पलटा, मोदी लहर का सपना देखने वाले ममता के ही कई साथियों ने बीजेपी का दामन थामा था, और फिर जब बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट आए तो मोदी लहर की हवा निकल गए। पार्लियामेंट के ऐवान में इस्तीफा पेश करके बीजेपी में ज्वाइन होने वालों के चेहरे पर हवाइयां उड़ती देखी गई, और फिर शुरू हुआ बीजेपी में शामिल होने वाले तृणमूल कांग्रेस के लीडरों का घर वापसी का सिलसिला। पहले तो इलेक्शन में करारी हार और फिर बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में जाने का सिलसिला कहीं न कहीं न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी की इमेज को भी बुरी तरह मुतासर कर गया। दूसरी जानिब आंदोलन पर बैठे किसान ने अलग मोदी सरकार के नाक में दम कर रखा है। मोदी सरकार बातचीत को ऑफर दे रही है, तो किसानों का कहना है कि जब तीनों ज़रूरी क़वानीन वापस ही नहीं होंगे तो हमारा बातचीत करना ही बेमकसद है। ऐसे में राज्यसभा में दीगर अपोजिशन पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने जो हल्ला बोल किया है, उससे कहीं न कहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, लोकसभा और राज्यसभा में काम न होने का बीजेपी कांग्रेस पर तो कांग्रेस बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है। ऐसे में राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन लीडरों के एक ग्रुप ने जुमा 6 अगस्त को मोदी सरकार के ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ मुजाहरा कर रहे किसानों के सपोर्ट में जंतर मंतर पर धरना दिया। अपोजिशन लीडरों के इस ग्रुप में करीब सभी अपोजिशन पार्टियों के लीडर शामिल हैं, सिवाय ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और मायावती की बीएसपी के। बहरहाल जंतर मंतर पर इन दिनों किसानों ने किसान पार्लियामेंट लगा रखी है। ये किसान मोदी सरकार के नए ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ 11 बजे से 5 बजे तक रोज़ जंतर मंतर पर किसानों की पार्लियामेंट लगाते हैं और मोदी सरकार के इन क़वानीन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साल 2019 की तर्ज पर फिर एक मर्तबा बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत और बड़ा अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि पहले की गलतियों से सबक सीखकर ये किया जा रहा हो, लेकिन फिर वही हालात देखने में आ रहे हैं। कांग्रेस अब भी अपना झंडा सबसे ऊपर चाहती है, इसीलिए जहां कांग्रेस की क़यादत वाले किसी धरने या एहतजाज में तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीएसपी नज़र नहीं आते हैं, तो वहीं इन तीनों की मौजूदगी वाले इजलास में कांग्रेस शामिल होने से बस्ती दिखाई दे रही है। जैसा कि 22 जून को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर होने वाली अपोजिशन पार्टियों के सरबराहों के इजलास में करीब हर कोई मौजूद थे सिवाय कांग्रेस के। बीजेपी के खिलाफ मजबूत थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिशें तो सबकी बेहतरीन नजर आ रही है, लेकिन सबसे ऊपर रहने की कांग्रेस की आदत कहीं फिर 2019 की तारीख
ना दोहराते। अगर ऐसा रहा तो हालात 2019 से मुख्तलिफ नहीं होंगे। उस वक्त भी नोटबंदी, जीएसटी, मॉब लिंचिंग समेत कई अहम मुद्दे थे, तो आज भी पेगासस, किसान आंदोलन, बढ़ती महंगाई ने इन मुद्दों की जगह ली है। लेकिन इस मरतबा कांग्रेस के सामने पार्टी में हो रहे अंदरूनी इख्तलाफात, जैसे कि पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू, राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर ढकेल रहे हैं। वहीं बात की जाए दिगर अपोजिशन पार्टियों की, तो सबसे आगे है ममता बनर्जी, जिन्होंने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में जिस तरह बीजेपी को धूल चटाई है और अपना जो दबदबा कायम किया है, वो चीख चीख कर कह रहा है कि मोदी के मुकाबले के लिए अगर कोई है तो ममता बनर्जी। ऐसे में अगले साल होने वाले यूपी इलेक्शन को 2024 के आम इंतखाबात यानी जनरल इलेक्शन का सेमीफाइनल करार दिया जा रहा है। बंगाल इलेक्शन में मिली करारी हार के बाद बीजेपी का ग्राफ जरूर गिर गया है, लेकिन यूपी इलेक्शन को लेकर बीजेपी की इमेज बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में आरएसएस ने मुहिम चलाई हुई है। वो ये दिखाती है कि यूपी इलेक्शन बीजेपी की साख और 2024 के जनरल इलेक्शन के लिए कितना जरूरी है। तरक्की के बजाय हिंदू मुस्लिम शमशान, कब्रस्तान, पिछड़ी जात के लोगों की मर्दमशुमारी जैसे हसास मुद्दों ने तरक्की का मुद्दा यूपी इलेक्शन से मानो गायब कर दिया है। ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 100 सीटों पर यहां इलेक्शन लड़ने के ऐलान ने MY यानी मुस्लिम यादव का नारा भी मजबूत कर दिया। ओम प्रकाश राजभर के साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ने का ऐलान MIM ने कर दिया, तो बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को ही अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू कर दी। ऐसे में अगर ये हो जाता है यानी ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो यूपी में बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, प्रियंका गांधी की क़यादत में कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज़ादाना लड़ रही होंगे, लेकिन अलग अलग। वहीं मायावती की बीएसपी का रुख अभी तक साफ नहीं हुआ है। वहीं 2 दिन पहले जुमा को ही मायावती ने ट्वीट करते हुए बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कही थी, ताहम उन्होंने ओबीसी तबके की मर्दमशुमारी की शर्त रखी है। बहरहाल अपोजिशन पार्टियों के अलग अलग लड़ने का फायदा भी बीजेपी को हो सकता है। मुस्लिम और सेकुलर वोट एसपी, कांग्रेस और मजलिस के खाते में तो जाएंगे, लेकिन बीजेपी के खाते में आएंगे अक्सरियती वोट, जिन्हें जहरीले बयानात देकर, फिरकावाराना कशीदगी फैलाकर, मुसलमानों से डर बताकर एकजुट करने की बीजेपी कोशिश करती आई है। बीजेपी के खिलाफ थर्ड अलायंस पहले भी बना था, लेकिन इस मर्तबा ज़रूरी है कि थर्ड अलायंस में शामिल बड़ी बड़ी पार्टियां अपने ज़ाती फ़ायदे की कुर्बानी देकर एक मुत्तफ़िक़ा एजेंडे की बुनियाद पर मुत्तहद हो जाए, ताकि बीजेपी की राइट विंग पॉलिटिक्स का पुरजोर मुकाबला किया जा सके। नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी की जीत के काफ़िले को बंगाल में ममता बनर्जी ने रोककर अपने आप को साबित कर दिखाया कि वो अपोजिशन के पास नरेंद्र मोदी का बेस्ट ऑप्शन है। और अब ज़रूरत है ममता बनर्जी की इसी इमेज के ज़रिए अपोजिशन मुत्तहद हो, कांग्रेस भी कुर्बानी दे। और वैसे भी कभी वज़ीर आज़म बनने की खुलेआम ख्वाहिश रखने वाले शरद पवार के ताल्लुक़ से भी ऐसी खबरें सामने आई हैं कि उन्होंने अब पीएम नहीं बल्कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कोशिशें शुरू कर दी है, जिसके लिए उन्हें साथ मिला है इंतखाबी पॉलिसी साज PK यानी प्रशांत किशोर का। बहरहाल बीजेपी के खिलाफ बन रहे थर्ड फ्रंट को लेकर अंदेशे, कयास आराइयों, अफवाहों, एक्सपर्ट्स की राय, इस पर मुश्तमिल जांच पड़ताल के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखते रहिए BPN चैनल।